जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो दुनिया के सामने लाए वे हैं सी शंकरन नायर, जिनका किरदार केसरी 2 में अक्षय कुमार निभा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जलियांवाला बाग का कांड और सी शंकरन नायर कौन है। अमृतसर पंजाब का जलियांवाला बाग आज भी भारतीयों पर ब्रिटिश शासन के किए गए अत्याचारों के सबूत के रूप में मौजूद है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार मनाने जुटे लोगों का जो नरसंहार हुआ, उसकी कहानी हम सभी को पता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर जिस तरह ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा, वो इतिहास का ऐसा पन्ना है जिसकी कहानी भारत कभी भूल नहीं सकता। मगर इस हत्याकांड से जुड़ी जो एक कहानी इतिहास के पन्नों में खो गई है, वो सी शंकरन नायर से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश राज के दौर में मद्रास प्रेसिडेंसी से आने वाले पालघर जिले में चेत्तूर शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश सरकार में तहसीलदार हुआ करते थे, इसलिए उन्हें भी अच्छी खासी शिक्षा मिली, जो उस दौर में सभी भारतीयों को नसीब नहीं होती थी। चेत्तूर ने मद्रास हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट शुरुआत की और मद्रास सरकार में एडवोकेट जनरल होते हुए वो हाई कोर्ट के जज भी रहे। कई बड़े पदों पर रहने के बाद 1904 में उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अपॉइंटेड किया गया और उन्हें ब्रिटिश वाइसरॉय की काउंसिलिंग में जगह भी दी गई। काउंसिलिंग के 5 सदस्यों में वो अकेले भारतीय थे, यानी ब्रिटिश राज में एक भारतीय को जो सबसे ऊंची ऑफिशियली पोजीशन मिल सकती थी, चेत्तूर उस पोजीशन पर थे। ऊंचे सरकारी पदों पर रहते हुए भी चेत्तूर ने लगातार भारतीयों के हित की आवाज उठाई और सरकारी नीतियों का विरोध भी किया। 1857 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार राजनीति में भी वो एक्टिव थे। उधर वाइसरॉय काउंसिलिंग में भी वो ब्रिटिश राज के फैसलों पर विरोधाभासी विचार रखा करते थे। 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ तो मौके पर मौजूद सेना का कमांडर ब्रिगेडियर डायर था, लेकिन तब पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल उडवायर था और उसने ब्रिगेडियर को पूरा सपोर्ट दिया था। ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जलियांवाला बाग में हुई घटना की खबरों को लोगों तक पहुंचाने से रोकने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और प्रेस सेंसरशिप भी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक ब्रिटिश पत्रकार बेंजामिन हॉर्मिनेन ने हिम्मत दिखाते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया, जिसके बाद खलबली मचनी शुरू हो गई। चेत्तूर को जब इस घटना का पता चला तो वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू और कई अन्य राष्ट्रवादियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनका मानना था कि अगर वे ब्रिटिश सरकार के अंदर रहकर ये काम करें तो इस घटना पर सही कदम उठाने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन भारत में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने ये तक मानने से इनकार कर दिया था कि जलियांवाला बाग में कुछ भी गलत हुआ है। आखिरकार जुलाई 1919 में चेत्तूर ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। वे वाइसरॉय काउंसिलिंग के इकलौते भारतीय सदस्य थे, इसलिए उनका इस्तीफा बड़ी खबर बन गई। उनके इस्तीफा से ब्रिटिश सरकार की खूब आलोचना हुई और भारत में विरोध भी बढ़ता गया। बढ़ते दबाव के चलते आखिरकार ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाना पड़ा। उस समय पर किसी भी मामले में सरकारी जांच का सीधा मतलब होता था कि घटना बड़ी है। जिस हत्याकांड को अब तक ब्रिटिश सरकार और उसके अधिकारी नजरअंदाज कर रहे थे, अब उसकी जांच शुरू होने वाली थी। ये खबर दुनिया भर के अखबारों में छा गई, लेकिन चेत्तूर का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें आगे भी एक और इम्पोर्टेंट रोल निभाना था। उन्होंने वापस मद्रास लौटकर एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की। इसमें एक तरफ तो उनका महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की आलोचना थी और उनके तरीकों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। दूसरी तरफ अपनी किताब में उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर उडवायर की कड़ी आलोचना की, जो लगातार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उडवायर ने दावा किया है कि चेत्तूर की किताब ने उनकी रेपुटेशन खराब की है और उन पर मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया था। हालांकि तब तक जलियांवाला बाग पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी और उडवायर का सच भी सबके सामने आ गया था। उसका सीधा लंदन की किंग बेंच में हुआ, जहां चल रहे मुकदमों पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। चेत्तूर पर चल रहे इस केस की सुनवाई 5 हफ्ते तक चली,
जो किंग बैच में सबसे लंबी चलने वाली सुनवाई बनी थी। इसी केस की हियरिंग की वजह से जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने आ पाया। हालांकि केस के अंत में उडवायर की ही जीत हुई। ज्यूरी के 12 सदस्यों में से 11 ने चेत्तूर के खिलाफ वोट दिया। ज्यूरी में सर्वसम्मति नहीं थी, इसलिए चेत्तूर को सुनवाई का एक और मौका ऑफर दिया गया, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश ज्यूरी के सदस्य उनके फेवर में वोट कभी नहीं करेंगे। फिर चेत्तूर को एक ऑप्शन दिया गया कि वो उडवायर से माफी मांग ले या फिर 7500 पाउंड का दंड भरे, जो उस वक्त की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, वो भी एक भारतीय के लिए। आज के हिसाब से भारतीय रुपए में ये रकम 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी। लेकिन चेत्तूर ने उडवायर जैसे शख्स के आगे झुकने की बजाय, उनसे माफी मांगने की बजाय फाइन भरना ही चुना। वो केस हार गए, लेकिन उनका मकसद पूरा हुआ और पूरी दुनिया को जलियांवाला बाग का सच भी उनके सामने आ गया। ब्रिटिश सरकार को पंजाब में मार्शल लॉ और प्रेस पर लगी बंदिशें हटानी पड़ी। हालांकि उडवायर अभी भी इस बात पर अडिग था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। 1975 में उसने अपने एक्शन की सफाई देते हुए एक किताब भी लिखी थी। 1934 में चेत्तूर का निधन हो गया, लेकिन उडवायर के लिए भारत और भारतीय क्रांतियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर इसी माइकल उडवायर को अपनी गोली से उड़ा दिया, और यही था वो इतिहास जो शायद हमें किताबों में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जिसने जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का साहस दिखाया। सी शंकरन नायर हार कर भी जीत गए, क्योंकि उनकी हार ने वो सच उजागर कर दिया जिसे ब्रिटिश सरकार छुपाना चाहती थी। उन्होंने भले ही अपनी जेब से भारी कीमत चुकाई, लेकिन जलियांवाला बाग में भये खून के बदले में उन्होंने पूरी दुनिया को गवाह बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो अन्याय के खिलाफ कभी घुटने नहीं टेकता है। शायद इसलिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम उतना दर्ज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन उनकी हिम्मत और उनके बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा।